हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम स्टार्ट करेंगे 3 मॉडल्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ना। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसके बारे में बेसिकली सारी चीज़ें बता चुकी हूँ और मैं वापस वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी ये समझूंगी कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, यहाँ पर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में था और सारे तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में था, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे चेकआउट कीजिए। मैं एक और बार यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, बट नॉट इन डिटेल। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंस्टीट्यूशनलिज्म। लास्ट वाले, उसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म होता क्या है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में आई होप आपको सब पता है कि आपने लास्ट वीडियो देखा है। अब इस वाले वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें कि हर एक न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो मॉडल है उसका इमर्जेंस कौन से डिसिप्लिन से हुआ, तो हमें कुछ इस तरीके का मॉडल दिखेगा। जैसे कि हमें पॉलिटिकल साइंस से इमर्जेंस देखने को मिलता है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। इकोनॉमिक्स से हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म का। सोशियोलॉजी से हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। तो बेसिकली इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्यों इसे हम जो है इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेट कर रहे हैं। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की, ये सारी की सारी थ्योरीज जो है ये मॉडर्न एस्पेक्ट पे बेस्ड है। और ये सारी की सारी थ्योरीज आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न एम्पिरिस्ट जो होते हैं इन्होंने जो है डिज़ाइन की है। बिकॉज द आइडिया इज़ दैट कि इसमें जितने भी मेथड्स ऑफ स्टडी रहेगी ये सब के सब मेथड जो सब ये सब के सब मॉडर्न रहेगी, ये सब के सब साइंटिफिक रहेगी एंड रैशनल रहेगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये फर्स्ट और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म है। इसमें जो फोकस रहता है वो इस चीज़ पे रहता है कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन ओवर द टाइम इवॉल्व होकर आता है। जब हम बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन ओवर द टाइम किस तरीके से इवॉल्व होकर आता है, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देते जाती हूँ साथ में ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इंडिया के अंदर जो है एक बिफोर जब इंडिया ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की थी रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है इवॉल्व हुई करीबन 100 ईयर्स के अंदर, 150 ईयर्स तक के वो चीज़ें इवॉल्व होती गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास, उनकी पावर्स, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व होती गई। एक इंस्टीट्यूशन जो है वो हिस्टोरिकली इवॉल्व होता है, ये फोकस करती है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। आई होप ये आपको चीज़ें जो है ये क्लियर है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म किस तरीके से डेवलप हुई एक अप्रोच के रूप में। तो अप्रोच के रूप में डेवलप होने के लिए इसे दो लोगों का सपोर्ट मिला। सपोर्ट किसका मिला? एक तो सपोर्ट मिला प्लूरलिस्ट का, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होता क्या है? देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पर बता चुकी हूँ। एक होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसमें आता है जिसमें आपको आता है फंक्शनलिज्म अप्रोच भी आती है। इसमें आप टेलकट पार्सन की अप्रोच पढ़ सकते हैं, इसमें आप पुटनैन की अप्रोच पढ़ सकते हैं, इसमें आप मैलिनस्की की अप्रोच पढ़ सकते हैं। वो सारी अप्रोचेस सोशियोलॉजी की है, वो आपको यहाँ पर यूजफुल नहीं है। बट ओवरऑल आइडिया इसका क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शन का? ओवरऑल आइडिया ये है कि पूरी सोसाइटी जो है, पूरी सोसाइटी इफ दिस इज अ सर्कल और पॉलिटिकल सिस्टम, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन सेपरेट एंड द इंटायर इंटरेक्टिंग जोन बिटवीन देम इज एक्सेप्टेड बाय द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। मतलब ये कि पूरा का पूरा आइडिया ये है कि जितनी भी जो पूरी सोसाइटी है और पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपस में जुड़ा हुआ है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। ओके, हर एक इंस्टीट्यूशन का जो फंक्शन रहेगा
वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, और सोसाइटी जो है वो किसको इम्पैक्ट करेगी, इंटर इंस्टीट्यूशंस को इम्पैक्ट करने वाली है। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया है। आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का आइडिया। और ये अभी मैंने बिल्कुल आपको ब्रीफ में बताया है, इसके बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखी है, बुक्स लिखी है। ठीक है, फंक्शनलिज्म पे समझ लीजिए एक बुक है, हर एक अलग अलग अप्रोचेस वहाँ पर दी गई है और उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई है। लेकिन अगेन ये आपका सिलेबस का एरिया नहीं है, दिस इज़ द एरिया ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, स्ट्रक्चर ऑफ पावर जिस तरीके से डेवलप हुआ है वो भी, उसमें भी हिस्ट्री का हाथ है। ऑफ कोर्स ही बात है, आज के टाइम पे अगर आप वर्ल्ड स्ट्रक्चर देखें, वर्ल्ड स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं और उसमें आप ये बताते हैं कि ये कंट्रीज डेवलप्ड है, ये कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, और कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है, तो इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं। क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं, जैसे कि सैमुअल एमिन बताते हैं और अगेरी इमैनुअल बताते हैं। उन्होंने सबने जो है बहुत सारी मॉडल्स दिए हैं, जिसमें हम देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसको आपने आईआर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उसके अलावा डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सारी थ्योरीज क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि द कंट्रीज जो आज के टाइम पे डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये इसलिए नहीं है कि ये सारी कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं कर पाई, ये इसलिए है बिकॉज इन्होंने हिस्ट्री में एक बहुत लॉन्ग टाइम तक के डोमिनेशन सहा है कुछ यूरोपियन कंट्रीज का, और वो कॉलोनीज रह चुकी है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इस वजह से उन्हें जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है दैट दे हैव सफर्ड अ लॉट, और ये सफ़र होने की वजह से ही आपको देखने को मिलता है कि ये जो कंट्रीज है आज के टाइम पर डेवलप नहीं हो पाई है। ये थ्योरीज का जो है क्रक्स है, डिटेल में मैंने आईआर में इसको समझाया है, इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट भी यही बताते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब भी जो है हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, फैक्टर्स की वजह से हुआ है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर है। सेकेंड इज रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखिए इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रैशनल एंड चॉइस। ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको, आपने अभी तक जो सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि मैन इज़ अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, मैन इज़ अ रैशनल ह्यूमन बीइंग कह रही हूँ, बेसिक आइडिया इज़ दैट कि मैन इज़ रैशनल। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे जिस पे फोकस किया जाता है, हॉब्स, लॉक और एरिस्टोटले जो बताते हैं, तो कहने का मतलब ये है जहाँ पर फोकस इस बात पे किया जाता है कि ह्यूमन जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइंग है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, जो जेरेमी बेंथम का आइडिया था यूटिलिटेरियनिज्म का। ये सारे आइडियाज़ जो है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेटेड है। इट मीन्स दैट कि हर इंडिविजुअल अपने आप में सफिशेंट है, सेल्फ सफिशेंट है, रैशनल है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र है और अपने आप के लिए इनफ है, और वो अपने आप के लिए जो चीज़ सही है वो कर सकता है और जो चीज़ गलत है उसे वो नहीं करेगा। मतलब इंडिविजुअलिज्म पे जो है फोकस किया गया है, और यही इस चीज़ का जो है क्रक्स है जो आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक आइडिया मैं आपको अगर समझाऊँ तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कंप्लीट आइडिया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स को क्या समझा जाता है, इंडिविजुअल्स को जो है ऑटोनॉमस एंटिटी समझा जाता है जो अपने आप के लिए इनफ है। अब बात करते हैं रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में कि इसका इमर्जेंस कैसे हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि इसका इमर्जेंस कैसे होता है। इसका इमर्जेंस की जो शुरुआत है अमेरिकन कॉन्ग्रेशनल कंडक्ट के साथ होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म क्लोजली रिलेटेड है बिहेवियरलिज्म से। तो बिहेवियरलिज्म मतलब एक्टर्स जो है एक सर्टेन तरीके से जो है एक्ट करते हैं एक सर्टेन सिचुएशन में, इसे हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं, और ये साइंस रिलेटेड है। थर्डली अगर हम बात करें तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कहने का मतलब ये है कि ये बताने की कोशिश करता है कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म ये बताने की कोशिश करता है कि हर एक पॉलिटिकल एक्टर अपने आप में मैक्सिमाइज़र है मतलब अपने आप में वो कहीं ना कहीं जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र है, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो जो है एक्शंस कर लेता है,
सीरीज ऑफ एक्शंस लेता है और इसे ही जो है वो पॉलिटिक्स को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि इंडिविजुअल्स अपनी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी तरीके के डिसीजंस लेते हैं एज अ पॉलिटिकल एक्टर, उसी सब चीज़ों को वो क्या डिफाइन करते हैं, एज पॉलिटिक्स डिफाइन करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, देखिए एज द नेम सजेस्ट इसका इमर्जेंस आपको देखने को मिलता है सोशियोलॉजी से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी को दिया जाएगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। इम्पोर्टेंस इसमें इंडिविजुअलिज्म से शिफ्ट हो जाएगी सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी समझा चुकी थी, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ वहाँ जाकर आप वीडियो चेकआउट कीजिए, जिसमें मैं आपको समझा चुकी थी कि इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करेगा इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो उसके सोशल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, ना कि इंडिविजुअल पे। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिहेवियर शेप करते हैं ऑफ ह्यूमन। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देकर कि अगर आप घर पे हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। सिमिलरली अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, स्कूल जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, कॉलेज जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो आप एज अ इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेंगे ये आपके आसपास के सोशल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगे, ना कि आप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गाइडिंग फैक्टर है। यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर्स है इसे ही जो है रैशनल बताया गया है। मतलब ये बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो चुके हैं यही रैशनल है, और जिस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं यही रैशनैलिटी को शेप देता है। इट मीन्स दैट जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसका एक कलेक्टिव सस्टेन्ड एम है, ठीक है, कलेक्टिव एम है, और उसके लिए वो सस्टेन्ड एक्शंस लेता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो अपने आप में जो है रैशनल है, और इंडिविजुअल्स को रैशनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आइडिया है सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। और एक और चीज़ ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये बताने की कोशिश करता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने आप में नए नए तरीके की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि वो नई नई प्रैक्टिसेस अच्छी हो, बल्कि इसलिए बिकॉज अगर आप समझ लीजिए एक ओल्ड तरीके का ढांचा है, जैसे पहले के टाइम पे किंगशिप हुआ करती थी, अब वो इंस्टीट्यूशन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो लोग डेमोक्रेसी की तरफ मूव ऑन करने लग गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके का मूव ऑन होता है, ये इसलिए होता है ताकि उसकी लेजिटिमेसी, उसका एक्सेप्टेंस सोसाइटी में इंक्रीज हो सके। एक और चीज़ जो सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिस्ट बताते हैं वो ये है कि इंडिविजुअल्स के एक्शंस जो है वो किस तरीके से शेप करते हैं सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर को, एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस को, और इंस्टीट्यूशंस के एक्शंस किस तरीके से शेप अप करते हैं इंडिविजुअल के एक्शंस। तो आई होप कि आपको जो सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये क्लियर हो चुका है। अब ये तीनों जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इन तीनों का आउटकम क्या निकल कर आता है ये हमें समझना है। तो क्रिटिसिज्म तो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे हर एक इंस्टीट्यूशनलिज्म की। इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि हर एक इंस्टीट्यूशनलिज्म की अपने आप में कुछ ना कुछ कमी है। कोई जो है ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहा है, कोई ज़्यादा सोशल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहा है, कोई हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक की अपने अपनी जो है क्या है, क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशंस है, और अपने अपनी जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि शॉर्टकमिंग्स है। तो उन सब को पूरा करने के लिए ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आप ये तीनों इंस्टीट्यूशनलिज्म को साथ में लेकर स्टडी करते हैं किसी भी सोसाइटी में, तब जाकर आपको देखने को मिलता है कि आप प्रॉपरली जो है उस पर्टिकुलर सोसाइटी की पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। नाउ टॉकिंग अबाउट ओल्ड एंड न्यू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, पहले भी लास्ट चैप्टर में ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो कैसा था और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो तीन सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही है। पहली सिमिलैरिटी ये है
कि दोनों भी, चाहे वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो चाहे वो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, दोनों के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ही जो है वो इंडिविजुअल्स को शेप करते हैं, और इंडिविजुअल्स को शेप करने का काम जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। ये पहली चीज़ दोनों में कॉमन है। दोनों के अंदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जो है कंसीडर किया जाता है। मैं लास्ट चैप्टर में आपको हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में बताई, और उसके साथ साथ मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में भी बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों भी इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ को स्टडी करते हैं। फ्रॉम दी टाइम जहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू हुई तब से उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और इसलिए जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कभी भी आइसोलेशन में नहीं स्टडी किया जाता कि ये इंस्टीट्यूशन आज एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता था। तो ये एक दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड है। दोनों न्यू एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म में स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेट को एक ऑटोनॉमस एक्टर की तरह डिफाइन किया जाता है जिसकी खुद की एक अथॉरिटी है। दोनों में जो है स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो बिटवीन बोथ ऑफ देम। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि जब सबसे पहले जो इमर्जेंस होता है करीबन आज से 100 साल पहले ओल्ड इंस्टीट्यूशन का, तो उस टाइम पे फोकस था, उस टाइम पे जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब चीज़ों पे फोकस होता था। और आज के टाइम पे नए तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 1960s ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो ट्रेड यूनियन, प्रेशर ग्रुप्स, और उसके अलावा आप देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, इस तरीके की नए नए इंस्टीट्यूशंस पे फोकस जो है वो बढ़ने लग गया है। सेकेंड आइडिया इज दैट कि ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को आप एज अ अप्रोच एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को आप एज अ थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओल्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टैटिक है। स्टैटिक है इट मीन्स दैट जैसे कि बता दिया गया है कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर की फंक्शन ये है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की इतने इतने लोग रहेंगे, इसके फंक्शन ये है, ठीक है। जुडिशरी है, जुडिशरी में चीफ जस्टिस रहेगा, ये सब चीज़ें डिफाइंड है, स्टैटिक है। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में जो है हर चीज़ डायनामिक है। मतलब नए नए प्रेशर ग्रुप इमर्ज होकर आएंगे, नए नए तरीके का मीडिया, इनफॉर्मल ऑर्गेन्स जो है वो उसमें आ जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो पुराने मेथड्स जो होती थी जैसे कि लॉ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी पे बेस्ड होती थी। और अभी जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये नए तरीके के मेथड्स पे फोकस करता है। मतलब ये थ्योरी ऑफ गेम्स पे फोकस करता है। इट मीन्स दैट कि जो मैथमेटिकल यूज़ होता है, मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करना, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है इन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच। नाउ द टॉपिक इज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। मतलब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑन डेवलपिंग वर्ल्ड। देखिए कुछ इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक वगैरह ये लोन्स प्रोवाइड करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को जो है लोन्स प्रोवाइड करती है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि डेवलप कंट्रीज तो खुद का देख सकती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज को जो है आपको फंड प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये एक आइडिया है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और डेवलपिंग वर्ल्ड का बीच में रिलेशन बताने का। डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो भी आपको बताई जाती है कि किस तरीके से डिफरेंट, आपने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पढ़ी होगी। अगर आपने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप आईआर में उसे पढ़ सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बताती है कि हर कंट्री एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है मॉडर्नाइजेशन अचीव करने के लिए। तो जो नए तरीके के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल आईएमएफ वगैरह, डब्ल्यूटीओ, तो ये सब चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी वही पाथ फॉलो करे जो डेवलप कंट्रीज ने फॉलो किया है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस और फॉर द मॉडर्नाइजेशन पर्पस, जिसे हम यूरोसेंट्रिक या पेरोकियल व्यू भी कह सकते हैं। तो ये जो है इम्पैक्ट है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ऑन दी डेवलपिंग वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरियस थिंकर्स दिए गए हैं, यू कैन स्टडी अबाउट देम। इनके सिर्फ नाम है और इनके रोल है, तो ये इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने का नहीं है, आप इसको स्टडी करके याद कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में हमने समझा कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दी थी। और इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा। इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच बहुत पुरानी है, एरिस्टोटले के टाइम से चल रही है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का इमर्जेंस कैसे होता है और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमने समझी।
दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस भी क्रिएट किए और फिर हमने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होने आया है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया हो और ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पढ़ेंगे और ये भी एक अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके क्या कंपोनेंट्स है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, सिविक कल्चर, सब कल्चर वगैरह। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 यूनिट्स हो चुके हैं, इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब में जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप प्लान। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।